नमस्कार मेरे प्यारे सभी किसान भाइयों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रो मिरर में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे करें अगेती फूल गोभी की खेती। जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अगेती फूल गोभी की खेती करें जिससे हमें अधिक मुनाफा प्राप्त हो और हमें अपने उत्पादन के लिए अच्छा मुनाफा मिले। जिसके लिए हम अपनी नर्सरी कब तैयार करें, किस प्रकार से तैयार करें, भूमि किस प्रकार की चाहिए, सभी बातों पर एक एक पॉइंट ध्यान देते हुए अपनी इस फूल गोभी की खेती को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। आपको सबसे पहले हम बताते हैं फूल गोभी के बारे में। तो फूल गोभी की खेती करने से पहले हमें थोड़े से उसके वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में जान करना है। तो क्योंकि हमारी खेती जो है वैज्ञानिक तरीके से करेंगे हम, तो उसमें सबसे पहले हम इसका वैज्ञानिक नाम बात कर लेते हैं। इसका फूल गोभी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राटिस्ट। और इसमें जो गुणसूत्र संख्या पाई जाती है वो 18 पाई जाती है। अगर इसकी उत्पत्ति स्थान बात कर लें तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, जिसमें हमारा इटली, साइप्रस, ये सभी जगह के क्षेत्र माने जाते हैं। वहीं अगर इसका जो फैमिली या कुल की बात कर लें तो ये क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी की फैमिली की है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अपनी फूल गोभी की खेती के लिए जलवायु किस प्रकार का चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ठंडी और नम जलवायु इसके लिए पर्याप्त है। आपको पता है, नॉर्मल सी बात है कि जो फूल गोभी की खेती होती है हमारी ठंडी के समय होती है। फिलहाल फूल गोभी हमें साल भर में पर्याप्त होता है, लेकिन उसे अलग अलग विधियों द्वारा अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से तैयार किया जाता है। जो सही हमारी खेती फूल गोभी की होती है वो हमारी अगेती खेती, मध्य खेती और पछेती खेती में होती है, जिसमें हमारी अगेती फसल का इस्तेमाल करके हम जल्दी फसल ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं और देर से भी ले सकते हैं। अगेती हम इसलिए लेते हैं ताकि जितना जल्दी हमारा उत्पादन होगा उतना ही बढ़िया हमें मार्केट में उसकी वैल्यू मिलेगी और हमें मुनाफा होगा। तो उसके लिए इसका अगर तापमान की बात कर लें तो इसके अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर्याप्त होता है। वहीं पौध वृद्धि के लिए भी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। अब फूल बनने के समय का जो अगर हमारी बात करें, जब हमारा पौधा तैयार होकर फूल बनने के समय आता है तो उस समय भी हमें 12 से 16 डिग्री के सेल्सियस के आसपास के तापमान चाहिए। और बहुत अधिक गर्मी या पाला फूल को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि साधारण शब्दों में ये कहा जाए कि हमारा गोभी की जो खेती है वो ठंडी और नम जलवायु के मौसम में की जाती है और अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर्याप्त होता है। और नॉर्मल सी बात है, ठंडियों में हमारा जो टेम्परेचर होता है 20 से 25 बहुत ज़्यादा जाता है, ना कि 16 से 20 के आसपास, 25 के आसपास में सब कुछ रह जाता है। तो पौध वृद्धि के लिए भी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और फूल बनने के लिए भी हमारा 12 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पर्याप्त होता है। वहीं अगर अधिक गर्मी भी हो रही है या अधिक पाला भी हो रहा है तो उसके लिए भी हमारा जो फूल गोभी के जो फूल होंगे वो ख़राब हो जाते हैं, उनको नुकसान काफ़ी होता है, उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, कीड़े भी लग जाते हैं। तो उस वक्त ज़्यादा गर्मी भी ना हो और ज़्यादा पाला भी ना पड़ा हो। चलिए अब हम भूमि की बात करते हैं। तो दोमट भूमि जिसमें कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में हो। साधारण सी बात है कि हम जब भूमि की तैयारी करते हैं तो हम उस वक्त गोबर की खाद भी बढ़िया मात्रा में मिलाते हैं, जिससे हमारे खेत में भूमि कार्बनिक पदार्थ बढ़िया से बना रहता है। और खेत की तैयारी के समय हम दीमक, इन सभी कीड़ों के लिए बचने के लिए लिंडेन डस्ट का भी प्रयोग करते हैं। तो 1 हेक्टेयर के लिए 25 किलोग्राम लिंडेन डस्ट पर्याप्त मात्रा में भूमि में मिलाकर खेत की जुताई की जाती है। वहीं जो भूमि का पीएच मान हो 6 से 7 के बीच होना चाहिए और जल निकास वाली भूमि उपयुक्त होती है। साधारण शब्दों में ये बताऊं कि आपका जो खेत हो जल निकास उसमें बढ़िया जो मिट्टी हो, दोमट प्रकार की मिट्टी हो, चाहे वो बलुई दोमट हो या दोमट हो, और उसमें कार्बनिक पदार्थ यानी कि हम बढ़िया से कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, इन सभी का प्रयोग करें। और भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। और खेत की तैयारी के समय या उसके बाद हम अपने खेत में जल निकास की व्यवस्था जरूर रखें। जल निकास इसलिए कि अगर भविष्य में कभी अचानक में हमारे पास खेत में एक्स्ट्रा पानी आ रहा है तो उसे हम खेत से बाहर निकालने में सफल रहें। अब बात आती है हमारी उन्नत किस्म की, कि अब हम उन्नत किस्म में किस किस प्रकार की वैरायटी यूज़ कर सकते हैं। उन्नत किस्म हमारी कौन कौन सी है। तो अगर हम प्रारंभिक यानी अर्ली वैरायटी जो अगेती फसल की अगर हम बात कर ले रहे हैं तो उसके लिए हमारी पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी, पूसा अर्ली सिंथेटिक और पंत गोभी 3, पंत गोभी 4, कल्याणपुर अगेती, ये सारी वैरायटियाँ हमारी अर्ली है। यानी कि हमें जो अगेती फसल करनी है उनके लिए ये सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है। वहीं पर हमारी मध्यकालीन जो वैरायटी आती है वो कौन कौन सी हैं, वो है पूसा शरद, पूसा हाइब्रिड 2, हिसार 1, पूसा अगहनी, जॉइंट स्नोबॉल, D96, पूसा हिमज्योति,
पंजाब जॉइंट 26, ये हमारी मध्यकालीन फसल होती है। अच्छा, ये हमारी मुख्य फसल भी कहलाती हैं। प्रारंभिक जो हमने पढ़ी वो अगेती है, जो हमें जल्दी से उत्पादन मिलने लगती है अक्टूबर लास्ट या नवंबर के आसपास में। लेकिन ये हमारी जो मध्यकालीन फसल, ये हमारी मुख्य फसल है, जो इसकी हमें जो फूल यानी कि जो सब्जी पर्याप्त मात्रा में दिसंबर के आसपास मिलती है, तो हमारी मुख्य फसल यही होती है। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं देर से फंसने वाली। हमने अगेती पढ़ ली, मध्य वाली पढ़ ली, अब हमें पछेती वाली पढ़नी। देर से कौन कौन सी तैयार होती है, तो जिसमें हमारी पूसा स्नोबॉल 1 हो गई, पूसा स्नोबॉल 2 हो गई, सिलेक्शन 7 हो गई, ईसी 12-0-13 हो गई। ये भी हमारी देर से पकने वाली वैरायटी हो गई। अब वैरायटी की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करें ताकि हमारा जो उत्पादन हो बढ़िया हो और खेत हमारा जैसे हमारे अंकुरण भी अच्छे हो जाए, तैयारी सब कुछ अच्छे से हो। तो भूमि को 3 से 4 बार अच्छी तरह से जुताई करेंगे और फिर गोबर की सड़ी खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर भूमि में मिलाए। अभी हमने आपको आगे बताया कि भूमि की तैयारी के समय हम कार्बनिक पदार्थ जिसमें हम गोबर की खाद और बढ़िया चीज़ में सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएंगे तो 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 टन पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। वहीं समतल एवं भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लेंगे। तो इसका एक शब्द में ये कहना है कि भूमि को 3 से 4 बार बढ़िया जुताई करेंगे, फिर भूमि को पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेंगे और भुरभुरा बना देंगे और खेत में खरपतवार न रहे, और लास्ट में खेत की तैयारी के समय ही हम 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद बढ़िया से भूमि में मिला देंगे। अच्छा, इसके बाद आती है हमारी बीज और नर्सरी। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए बीज और नर्सरी के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बीज दर की बात कर ले रहे तो 1 हेक्टेयर की बुआ 1 हेक्टेयर में रोपण के लिए तो 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं नर्सरी के लिए। और ये बात क्या कहते हैं किस्म पर भी आधारित करता है। कोई वैरायटी ऐसी होती है जिनमें जर्मिनेशन परसेंटेज ज़्यादा होती है तो उनमें कम भी सीड लग सकती है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि 400 से 500 ग्राम ही आसपास हो। एक मैक्सिमम जो रेंज मानी गई हो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर रेंज मानी गई है। अच्छा, नर्सरी की बुआई की बात कर लें तो जून से अगस्त में करेंगे तो बरसात के बाद वाले हम करते हैं। और वहीं अक्टूबर नवंबर में सर्दी के लिए हमें फसल तैयार हो जाती है। यानी कि अगर हम जून जुलाई के आसपास से अगस्त तक या सितंबर में भी अगर हम इसकी वो क्या कहते हैं नर्सरी लगा रहे हैं बरसात के बाद हमारा, तो अक्टूबर नवंबर के लास्ट तक हमें फसल तैयार हो जाती है सर्दी के लिए, और जो हमारी अच्छी मुनाफा देती है। और पौधे 4 से 6 पत्तियाँ जब मिल जाएँ तो हमें 25 से 30 दिन के बाद रोपण करना चाहिए। यानी कि बुआई के 25 से 30 दिन बाद, यानी 1 महीने के आसपास में हमारे पौधे की जो नर्सरी में जो पौधे हमारे तैयार होंगे वो 4 से 6 पत्तियों वाले हो जाएंगे, तब उन्हें रोपण के लिए हम आगे प्रोसेस करेंगे। अब बात यहाँ आती है हमारी रोपाई की। तो रोपाई की जो दूरी की बात कर रहे हैं तो रोपाई की जो प्रारंभिक किस्म अगर हमने अगेती किस्म यूज कर रहे हैं तो हमें 45 × 30 सेंटीमीटर की रेंज में बुआई इनकी रोपण करना चाहिए। वहीं देर से अगर हमारी किस्म है तो 60 से 45 सेंटीमीटर के आसपास करनी चाहिए। अब आती है हमारी प्रति हेक्टेयर पौधे लगभग कितने होंगे। वैसे साधारण शब्दों में कहा जाए कि 1 हेक्टेयर में तकरीबन 25 से 30 हज़ार हमारे फूल गोभी के पौधे लगते हैं। अब खाद एवं उर्वरक की बात, यह भी बहुत ज़रूरी कि हम खाद और उर्वरक किस मात्रा में देंगे, कितना देंगे। लेकिन अब गोबर की खाद हमने आपको आगे ही बता दी कि खेत की तैयारी के समय ही हम 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद देते हैं। अब हमारा बात आता है उर्वरक की, जिसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम नाइट्रोजन जो है हमें 150 से 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना पड़ता है, और फास्फोरस हमारा 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना पड़ता है। वहीं हमारा पोटास जो है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना पड़ता है। अब इन्हें देने की मात्रा किस प्रकार से वो समझिए आप। तो आधा नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पोटास खेत की तैयारी के समय, यानी कि जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो हम आधा नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पोटास पूरी मात्रा में तभी दे देंगे खेत की तैयारी के समय। और बचा हुआ जो नाइट्रोजन है उसे हम 2 से 3 किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके नाइट्रोजन को अपनी आवश्यकता अनुसार, पौधों की आवश्यकता अनुसार हम उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। अब बात आती है सिंचाई की। साधारण सी ये बताऊं कि वैसे आपको पता है कि हमारा जो फसल है सर्द ऋतु वाला यानी कि रबी की फसल है, तो इसमें सर्दी रहती है और खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है फिलहाल। लेकिन हमें भी सिंचाई कुछ ना कुछ करनी पड़ती है, तो जिसके लिए हम रोपाई के बाद, हाँ पहली सिंचाई रोपाई की तुरंत बात करेंगे। अभी हमने आपको बताया नहीं कि रोपाई के बाद पहली सिंचाई जरूरी है। यानी कि हम नर्सरी से जब पौधे लेकर रोपाई करने के लिए जा रहे हैं तो हमें पहली सिंचाई उसी वक्त करनी चाहिए। रोपाई करने के बाद हम पहली सिंचाई तुरंत कर देंगे। अब उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई, बहुत सिंचाई नहीं, हल्की हल्की सिंचाई हमें करनी चाहिए ताकि खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे और पौधे को पोषक तत्व की कोई कमी ना हो, पानी की भी कोई कमी ना हो। लेकिन फूल बनने की अवस्था में नमी आवश्यक है। ये चीज़ जरूर ध्यान देना है कि जब 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे, लेकिन जब फूल बनने की अवस्था हो तो खेत में हमारी नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। अगर नहीं बनेगी तो हमारे जो पौधे होंगे वो
कमज़ोर रहते हैं और फूल हमारा ख़राब हो जाता है। अब बात आती है कि खरपतवार नियंत्रण की, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो साधारण शब्दों में हमें यहाँ पर रसायन का यूज पहले न करके, तो सबसे पहले हम निराई गुड़ाई करेंगे 3 से 4 बार, 2 से 3 बार हम निराई गुड़ाई हाथों से करेंगे, वो खुरपी से, इन सभी की सहायता से हम निराई गुड़ाई करेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए किसी प्रकार से हमें यूज करना भी पड़ रहा है तो प्री इमरजेंस दवाओं में पेंडिमेथिलीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर के पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए। तो इससे भी हमारा खरपतवार नष्ट हो जाएगा और हम इसकी खेत की तैयारी के समय भी बढ़िया इसकी 2-3 बार छिड़काव करके भी ख़त्म कर सकते हैं। स्टार्टिंग में भी अगर हम तैयारी कर लेंगे खेत की, तो देखिए किसान भाइयों, मेन पॉइंट आपका ये है कि अगर हम जितना अच्छा खेत की तैयारी करेंगे उतनी ही बेटर हमारी फसल तैयार होगी। न उससे हमारा खरपतवार में समस्या हो सकती है, न हमारे रोग में हो सकती है, न कीट में हो सकती है। अगर हम पहले से ही मजबूती से पूरी इसको तैयारी करेंगे तो हम इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई चांस अगर आपके पास खरपतवार लग रहा है तो आप निराई गुड़ाई करके सबसे सोल्यूशन निकाल दीजिए, ख़त्म कर दीजिए उसको। बाकी अगर हमें दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो पेंडिमेथिलीन है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसको हम छिड़काव कर सकते हैं खेतों में अपने। अब बात आती है हमारे कीट नियंत्रण के लिए। और कीटों में फूल गोभी में आपको पता है एक ब्लैक कलर का कीट आता है जो पत्तियों अंदर घुसकर हरे हरे रंग का होता है, आप फोटो में देख ही रहे हैं किस प्रकार से। तो डैम्पिंग ऑफ, ये भी हमारा क्या कहते हैं, ये रोग भी हमारा है, तो ये कार्बेंडाजिम से उपचार इसका कर दिया जाएगा। वहीं ब्लैक रॉट है, अच्छा डैम्पिंग ऑफ जो हमारा ये फफूंदीजनक है, वो क्या कहते हैं, हाँ फफूंदीजनक है। और ब्लैक रॉट हमारा ये हमारा एक प्रकार जीवाणुजनक रोग है जो जिसके नियंत्रण के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। और कीट की अगर हम बात कर लें तो इसमें हमारा पत्ता छेदक हो गया, डायमंड बैक मॉथ हो गई, इन सभी के नियंत्रण के लिए हम नीम तेल या मेलाथियान का प्रयोग करते हैं। नीम का तेल ले लें या फिर मेलाथियान का प्रयोग करें। तो मेलाथियान को तकरीबन 650 लीटर पानी में मिलाकर 1 प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे भी हमारा कीट नियंत्रण हो सकता है। वहीं रोग अगर हम देख लें तो डैम्पिंग ऑफ, ये हमारा फफूंदीजनक रोग है, इसके नियंत्रण के लिए हम कार्बेंडाजिम का प्रयोग करेंगे, उसके उपचार करेंगे, बीजों को उपचार कर लेते हैं। और ब्लैक रॉट क्या है, इससे भी इसका हम छिड़काव कर सकते हैं अपने पौधों में। ब्लैक रॉट आप पौधों फिगर में देख रहे हैं, पौधों की पत्तियों पर ब्लैक ब्लैक धब्बे बन जाते हैं, जैसे पत्तियां सूखने लगती हैं, तो ये भी हमारे हो गए। तो इसके लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी छिड़काव करते हैं। अब बात आती है हमारी कटाई की। तो जब फूल कड़ पूरी तरह सख्त हो जाए, सफ़ेद और कसे हुए हों, तब यानी कि जब फूल हमारे बढ़िया से मजबूत ठोस हो और बढ़िया से कसे हुए हों, तो हम फूल की इनकी तुड़ाई करते हैं, कटाई करते हैं। और एक चीज़ और मेरे दोस्तों, फूल गोभी में पेपर में कभी कभी आप सभी की जान दीजिएगा, पेपर में पूछता है कि फूल गोभी में खाए जाने वाला भाग जो है हमारा कड़ कहलाता है। अच्छा, और समय पर कटाई न करने पर फूल ढीले और पीले हो जाते। साधारण सी बात, अगर आप समय पर उसकी कटाई नहीं करेंगे तो पौधा हमारा फूल जो हमारे पीले पड़ने लगते हैं और ढीले पड़ने लगते हैं, मतलब कमज़ोर होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। अब बात आती है हमारे उत्पादन की। अगर हम सही प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से ढंग से खेती भी कर रहे हैं तो हमारा 250 से 300 कुंटल उत्पादन कहीं गया ही नहीं है, और जिसे हमें अच्छी वैल्यू भी मार्केट में बढ़िया पैसा मिल सकता है। साधारण से बात अगर हमारी जब अगेती फसल आती है तो मार्केट में एक फूल गोभी का दाम 25 से 30 रुपये के हिसाब से, यानी कि हम किसान एक बार में थोक भाव में भी बेच रहा तो 20 से 25 रुपये फूल गोभी कहीं उसका गया नहीं है। तो अगर हम प्रारंभिक किस्म की भी बात कर ले रहे हैं तो 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारी उपज प्राप्त होती है। वहीं हमारी अगर देर से पकने वाली किस्म जो है, देर से तैयार होने के लिए हमारी किस्म है, तो वो भी 250 से 300 कुंटल हमारी। अच्छा, देर से किस्म वाली जो होती है इसमें टेम्परेचर बढ़िया मिल जाता है, तो इसलिए उत्पादन इसका ज़्यादा हो जाता है। और प्रारंभिक क्या है, उस वक्त हमारी थोड़ी सी गर्मी रहती है। हमारे अक्टूबर नवंबर सितंबर अगस्त सितंबर की अगर आसपास जब नर्सरी तैयार करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर जो है 30-35 के आसपास होता है, तो थोड़ा सा अंतर तो रहता है फिलहाल, लेकिन उत्पादन हमें पर्याप्त मिलता है। 150 से 200 कुंटल पर्याप्त हो। ये उत्पादन आपकी किस्म पर भी निर्भर करता है, जरूरी नहीं कि 150 से 200 उत्पादन ही हमारा हो, लेकिन ये किस्म पर भी निर्भर करता है कि हमारा उत्पादन किस वैरायटी के ऊपर और कितना उत्पादन दे सकता है। तो किसान भाइयों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये पूरा वीडियो समझ में आएगा कि फूल गोभी की अगर खेती करनी है तो किस प्रकार से करें, किस प्रकार से बीज की मात्रा लें, किस प्रकार से हम बीजों को नर्सरी लगाएं और क्या क्या करें। अगर रोग खरपतवार नियंत्रण आ रहा तो आप क्या करें, रोग नियंत्रण करना हो या कीट नियंत्रण करना तो किस प्रकार से करें। इन सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अगर उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।